अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और ख़ास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट जैसे कि अनमता शाकिर, ईद ही ईद रील्स, सिट्रस जूस, जे कुरैशी, जैनब असगर और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के फिजिक्स के टारगेट पेपर को कवर करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इस टारगेट पेपर को फॉलो कर लिया तो आपके शानदार नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम टारगेट पेपर की तरफ। तो ये है हमारे पास क्लास 9th का फिजिक्स का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि क्लास 9 का फिजिक्स का जो पेपर होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो देखें क्लास 9 का फिजिक्स का पेपर टोटल 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, बाकी के जो 15 नंबर्स होते हैं उनका आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि आपको स्कूल में ही लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आप बोर्ड में पेपर देंगे वो टोटल 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी वैसे ही सेक्शंस होते हैं जैसे कि नॉर्मल हर पेपर में होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है आपके पास वो होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नोट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। आपको इस सेक्शन के ऑल टू ऑल क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। हर एक जो क्वेश्चन होगा आपके पास 1 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको जो एक एमसीक्यूज दिया जाएगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, चूज अ करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखें आपको टोटल एमसीक्यूज जो है वो कितने दिए जाएंगे। तो देखें आपको टोटल 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, और आपके पास हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो देखें ये है भी कितने मार्क्स के, टोटल 12 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज हैं और 12 ही एमसीक्यूज हैं। तो आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करनी है। तो देखें सबसे पहले तो आपने जो एमसीक्यूज की तैयारी करनी है वो करनी है आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपने उससे तैयारी करनी है। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं फिजिक्स के अंदर, तो बल्कि चैप्टर्स को कट नहीं किया गया है बल्कि चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन्हें रिड्यूस किया गया है। तो आप उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करेंगे जो टॉपिक्स कट हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने बुक के आखिर में जो एमसीक्यूज है वहां से तैयारी करनी है और सेकंड आपने 10 ईयर से तैयारी करनी है। ठीक है, 10 ईयर से तैयारी करना तो मत भूलिएगा। ठीक है, देखें अगर आप 10 ईयर से तैयारी करेंगे ना तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एमसीक्यूज जो हैं वो आते कहाँ से हैं, कितने आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरीके के आते हैं। देखें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज है वहां से तैयारी करेंगे, उसके बाद आप 10 ईयर पे आएंगे। देखें ताकि ना आपको ये पता चल जाएगा कि जो बुक के लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं वो कितने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 ईयर में कितने दिए गए हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर्स के अंदर से आते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जितने प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिले आप उनकी तैयारी करें। ठीक है, ठीक है, और कभी कभी ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी दे दिए जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर, वो छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमसीक्यूज की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं आराम से हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन बी आपके पास जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर का होता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो सेक्शन बी है आपके पास वो टोटल 24 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छा सेक्शन बी भी आपके पास 24 मार्क्स का है, जबकि जो सेक्शन सी आएगा ना आपके पास वो भी आपके पास 24 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखें नोट अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। आपको करना क्या है, आपको टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 8 सवालात के जवाब देने हैं। ठीक है, और हर सवाल जो है वो आपका 3 नंबर का होगा। तो 3 8 से कितने हो गए 24।
ठीक है, तो देखें, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। आपके सेक्शन बी के अंदर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर भी आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको टोटल दिए कितने जाएंगे क्वेश्चंस। तो देखिए, आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो टोटल 12 दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपने करने कितने, 8 करने हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस को छोड़ने की आपके पास चॉइस होगी। अब एक बहुत ही अहम बात देखें, आपको टोटल दिए कितने जाएंगे, 12 क्वेश्चंस ना, जिसमें से आपने 8 करने हैं। तो देखिए, इस 12 में से भी जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास होंगे न्यूमेरिकल्स के, जबकि जो 6 क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास होंगे थ्योरी के। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम एक ही चीज को कर लें और दूसरी चीज को स्किप कर दें। मतलब आप ये सोचें, हम ऐसा करते हैं, पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और पूरी बुक की थ्योरी को शॉर्ट में छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरी बुक के न्यूमेरिकल करेंगे तब भी आपके 6 न्यूमेरिकल ही होंगे, लेकिन आपको करने कितने, टोटल 8 क्वेश्चंस करने हैं। या फिर आप ये सोचें, अच्छा हम ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल हमें समझ नहीं आते या न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, हम ना पूरी बुक की थ्योरी कर लेते हैं, तो ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि तब भी आप सिर्फ 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और बाकी आपके फिर रह जाएंगे। तो आपको दोनों की ही तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो मैंने ना इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, जिससे ना आप इन दोनों ही सेक्शंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स का भी और थ्योरी का भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको कि जो स्टार्टिंग के आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे थ्योरी के होंगे, और उसके बाद जो फिर सेक्शन बी में लास्ट के 6 क्वेश्चन होंगे वो ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल्स के होंगे। देखिए, आपके न्यूमेरिकल जो है ना वो इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो न्यूमेरिकल की तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगी कि आपने कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं जो कि लाजमी आएंगे, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन फिजिक्स एंड आल्सो राइट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आपने फिजिक्स की डेफिनेशन को याद करना और फिर ब्रांचेस को। देखिए, मैंने इस वजह से तमाम की तमाम ब्रांचेस को लिखा है, क्योंकि कभी कभी तो वो आपको ये कह देंगे कि भाई अपनी मर्जी से किसी भी 4 ब्रांचेस के बारे में आप लिख दें, या कभी कभी ना वो आपको नाम दे के बताते हैं कि भाई आपने इस ब्रांचेस को बताएं, इसको बताएं या इसको बताएं। वैसे ही इन्होंने कह दिया कि किसी भी 4 ब्रांचेस के बारे में बता दे, तो आपके लिए आसानी है, आप किसी भी 4 के बारे में बता देंगे। लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफिकली नाम लेके बताया, इस ब्रांच के बारे में बताएं या इस ब्रांच के बारे में बताएं, तो फिर आपको मसला हो जाएगा। तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ऑल टू ऑल ब्रांचेस को याद कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन डेंसिटी विद फॉर्मूला एंड यूनिट, आल्सो वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। सबसे पहले तो डेंसिटी की डेफिनेशन देनी है, साथ में उसका फॉर्मूला और यूनिट बताना है, और उसके बाद आपने डेंसिटी को मेजर करने वाले तरीके बताने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस टारगेट पेपर के अंदर मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है, और अगर मैंने किया भी है तो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगी ये कम इम्पोर्टेंट है या ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या इसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, या इसके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके कम है, मैं साथ साथ बता दूंगी, ठीक है। लेकिन आप अगर इस टारगेट पेपर से तैयारी कर लेंगे तो आपको किसी और टारगेट पेपर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ताला आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने से फिर कोई भी नहीं रोक सकेगा, ओके। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, वो है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड ड्राइव द इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो आपने क्या करना है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी तैयारी करके जाएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल है, वो है डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। देखिए, बहुत बड़े बड़े शॉर्ट नहीं है, देखिए वैसे भी आपके पास जो एक शॉर्ट है वो कितने 3 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए, आपको 3 चीजें दी गई हैं, मोमेंटम की आपने डेफिनेशन बतानी है, फिर साथ में उसका फॉर्मूला और एसआई यूनिट। तो देखें, 1 नंबर की तो आपके पास डेफिनेशन है, 1 नंबर का आपके पास फॉर्मूला है, और 1 नंबर की आपके पास एसआई यूनिट है। तो बहुत बड़े बड़ा याद करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, बस जो बोला है वो याद करें और इंशाल्लाह चक्कर आपको बहुत अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक लाजमी देखने को मिलेगा, तो आपका एक सवाल तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन इक्विलिब्रियम, राइट 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाइएगा इसकी, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है डिफाइन प्रेशर। सिर्फ डेफिनेशन बतानी है जब डिफाइन करें, ठीक है। राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट, आपने इसका फॉर्मूला और एसआई यूनिट बताना है। आल्सो व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है, और साथ में इस क्वेश्चन को भी बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल यहाँ पे और फोर्स यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो आप परेशान नहीं होइएगा, मैं कोशिश करूंगी इसको ठीक कर दूं। ओके, बहरहाल आपको समझ तो आ गई ना। आपने क्या करना है, जस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक याद करके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है 3 नंबर का तो आपके पास सवाल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन टॉर्क। आल्सो राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। देखिए ज्यादातर आपके पास तो यही वाले हैं, डिफाइन करें साथ में फॉर्मूला और एसआई यूनिट बता दें। तो बहुत बड़े बड़े तो है नहीं, छोटे छोटे से इंशाल्लाह दिल लगा के याद करेंगे ना, बहुत मजे से हो जाएंगे आपको याद, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है राइट 3 इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी अच्छे से तैयारी करिएगा। अच्छा, एक सवाल आपके पास अक्सर आता है, डिफाइन द फॉलोइंग। तो आपने इनकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। तो पहला आपके पास है इलास्टिसिटी, सेकंड है कपल मैकेनिक्स, थर्ड है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर है आपके पास पावर, ठीक है। तो आपने इन चारों की डेफिनेशंस याद करके जानी है, ठीक है। और अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास लाजमी आता है एग्जाम के अंदर, वो आता है डिफरेंस। तो देखें, आप जो भी डिफरेंस याद करेंगे तो सिर्फ 3 पॉइंट्स याद करिएगा। तो चलिए कोशिश कर लेना 4 कर ले, 4 कर ले, क्योंकि अक्सर होता है ना इंसान एक भूल जाता है, तो ऐसा ना हो ना आप भूल जाए, तो 4 कर लिएगा। और एग्जाम में आप 3 लिख कर आएंगे, ठीक है, जितने भी आप डिफरेंस याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर डिफरेंस का सवाल हर साल लाजमी आता है, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इन्हीं डिफरेंस को कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल आपका लाजमी यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला डिफरेंस जो है वो आपके पास है मास एंड वेट, सेकंड आपके पास है हीट एंड टेम्परेचर, और थर्ड आपके पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर आपके पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर आपने इन 4 के 4 डिफरेंस की तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह इसी में से एक आ जाएगा। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गई, वो ये कि ये जो टारगेट पेपर है ये मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। ऐसा ना बाद में आप पूछ रहे हो कि मिस आपने ये तो बताया नहीं, ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है या नहीं है। तो जी हाँ, ये मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, ठीक है। मैंने इसके अंदर उन क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया, ना उन टॉपिक्स को ऐड किया जो कि रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देखें, एक बात तो ध्यान में रख लें, ये जो आप चाहते हैं कि भाई कि न्यूमेरिकल में हमें कोई इंपॉर्टेंट बता दे, ठीक है, तो ऐसे मत करें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागें। मुझे पता है आपकी बुक में काफी सारे चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप कैसे करेंगे सारे के सारे। तो देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, मैंने आपके सामने सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के न्यूमेरिकल रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिन चैप्टर से हर साल न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो देखें, आपको फिर भी बता देती हूँ मैं। देखें, सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर है वो है चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। इसके न्यूमेरिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल काइनेमेटिक्स से एक न्यूमेरिकल लाजमी आता है। देखिए, मैंने अभी बताया है, ऐसा मत कीजिएगा ना कि सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड कर लें या सिर्फ न्यूमेरिकल पे डिपेंड कर लें। तो देखिए, अगर आप ऊपर वाले थ्योरी के क्वेश्चंस कर लें तो इंशाल्लाह आपके 4 क्वेश्चंस ऊपर थ्योरी के अंदर निकल जाएंगे। लेकिन अभी भी आपके 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने ये जो चैप्टर 2 है काइनेमेटिक्स, इसके न्यूमेरिकल हर साल आए, ऐसा कोई साल नहीं है जिसके अंदर काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल ना आए हो, ठीक है। तो अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह ताला आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ से आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड आपके पास है वो है चैप्टर 3 डायनामिक्स। इसके भी अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली तो एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि एग्जामिनर जो है ना वो एक चैप्टर से दो दो न्यूमेरिकल दे दे, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बहुत कम ही होता है कि एग्जामिनर जो है वो एक चैप्टर से दो दो न्यूमेरिकल दे दे, तो वो ज्यादा अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मोस्टली एक चैप्टर से एक ही न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास चैप्टर 6 जो है ग्रेविटेशन, इससे भी एग्जामिनर हर साल लाजमी न्यूमेरिकल देता है, ठीक है। एक तो काइनेमेटिक्स है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, सेकंड आपके पास है ग्रेविटेशन जिसमें आपके लाजमी 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 न्यूमेरिकल्स आते हैं। 100% आपका एक न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन से हो जाएगा और एक काइनेमेटिक्स से हो जाएगा, ये तो 100% है। बाकी जो ये डायनामिक्स है यहाँ पे ये चैप्टर 8 है, इनसे मैं कह सकती हूँ 99%, ठीक है। लेकिन ये तो लाजमी है। खैर,
अब आपके पास जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, एनर्जी सोर्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो इस चैप्टर के भी आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैंने सिर्फ 4 चैप्टर बताए हैं, अभी भी ये मत कहिएगा मिस इंपॉर्टेंट बता दे, या फिर इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि देखिए किसी से भी इंपॉर्टेंट पूछेंगे ना तो जारी बात है वो इसके तमाम के तमाम बता देगा, या इसके अंदर ना रिपीटेड बहुत न्यूमेरिकल है, मतलब एक ही तरह के न्यूमेरिकल है तो वो एक एक बता, इस तरह तो फायदा क्या है। आप न्यूमेरिकल की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको न्यूमेरिकल उतने अच्छे आएंगे। और एक बात आपको बताऊं, जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना तो थ्योरी से ज्यादा ना आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगेंगे अगर आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की होगी। देखिए थ्योरी में आपको फिर भी सोचना पड़ेगा, या आपको मसले मसाइल हो सकते हैं, आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई होगी। और एक और बात बता दूं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है आंखों आंखों से प्रैक्टिस कर लेना ना, मतलब देख रहे हैं आंखों से, अच्छा यूं हो रहा है, फिर यूं हो रहा है, फिर यूं हो रहा है, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हाथ में पेन पकड़े और रजिस्टर लें और फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करें, इसे प्रैक्टिस कहते हैं। आंखों से कोई प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा अक्सर बच्चे आंखों से प्रैक्टिस करने बोलते हैं, मेरे हमारी तो यही प्रैक्टिस होती है। तो भाई ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है आंखों आंखों से देख लिया तो भाई सारा काम हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आंखों आंखों से देखे ना एग्जाम में कुछ याद नहीं आएगा। तो अगर जितना आप न्यूमेरिकल को लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ही आप न्यूमेरिकल को लिख कर प्रैक्टिस करें, और यकीन जाने आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखें आपके जो मैंने थ्योरी के ज्यादातर क्वेश्चंस जो दिए हैं वो कौन से दिए हैं भाई, आप डिफाइन कर दे मोमेंटम क्या है भाई, और उसकी फॉर्मूला बता दे और यूनिट बता दे। तो ज्यादातर आप अगर उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को देखेंगे तो उसमें यही पूछा जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, और आखिर में आपको यूनिट भी पता है तो मसला नहीं होगा। शर्त क्या है, हाथों से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो देखिए अगर आपने इन 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली, आपके 4 क्वेश्चंस आराम से यहाँ से हो जाएंगे। और अगर आपने जो ऊपर थ्योरी बताई उसकी प्रैक्टिस कर ली, 4 क्वेश्चंस आपके वहां से हो जाएंगे, तो पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस आराम से मजे से आपके हो जाएंगे, ओके। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो ये है हमारे पास सेक्शन सी, जिसमें शामिल होते हैं डिटेल क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे पास सेक्शन सी है वो भी टोटल 24 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपके पास सेक्शन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेक्शन बी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो नोट, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं कितने, 4 क्वेश्चंस को, ठीक है। टोटल 4 सवाल आपने सेक्शन सी के अंदर से करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, और आपके पास एक सवाल जो है वो 6 नंबर का होगा। तो देखें सवाल ही पैदा यहाँ पर नहीं होता है कि आप जो है एक भी लॉन्ग को छोड़कर आ जाएं, क्योंकि फिर आपका आराम से 6 नंबर तो यूं ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हम एक भी लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे, ठीक है। तो आपने 4 के 4 क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास माइंड नहीं रखता है, एक सवाल 6 नंबर का है तो एक छोड़ा 6 नंबर गए, दूसरा छोड़ा 6 नंबर और गए। तो भाई सेक्शन सी पे बहुत अच्छी से मेहनत करके जाइएगा, ओके। वैसे ही मुश्किल भी नहीं है। देखिए तो मैंने सेक्शन सी के अंदर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा है, और ना एक मजे की बात बताऊं, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज काइनेमेटिक्स, ठीक है। ड्राइव द इक्वेशन second law of motion, s is equal to vit plus half at square, and third equation of motion 2as is equal to vf square minus vi square, ठीक है। तो देखें ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आपको लाजमी देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो वो आपको दे देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या वो आपको दे देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ ये जो क्वेश्चन आपके पास ये हर साल रिपीटेड होता है, मतलब ना देखिए एक साल आपको दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और एक साल आपको दे देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आपके पास जो आया है वो आया है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस बार ज्यादा उम्मीद है कि आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आए, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, आपने चांस नहीं लेना है, आपने इन दोनों को याद करके जाना है। और अभी से आप बेफिक्र हो जाए, आपके 4 में से एक सवाल आराम से हो गई, चले भाई एक सवाल आपका हो गया आराम से। अब आपके पास बच गए 3 सवाल, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 advantages and 2 disadvantages of friction, also write 2 methods of reducing friction। यहाँ पे
थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, लेकिन खैर आप छोड़ें, आपको समझ आ रहा है ना, बस ठीक है, ये बाद में ठीक कर दूंगी, ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने से पहले। ओके, तो आपने 2 एडवांटेजेस बताने हैं, 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं फ्रिक्शन के, और साथ में आपने 2 मेथड्स बताने हैं जिसके जरिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वो वाला तो जो मैंने आपको बता देना, ये तो लाजमी आएगा, इसकी तो बहुत अच्छी तैयारी करके जाइएगा आप, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्सप्लेन द मेथड टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये सवाल भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है विच प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डिफाइन इट, आल्सो प्रूव दैट। आपने साथ में इन दोनों को प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, ये जीरो नहीं, ये थीटा है आपके पास। ओके, f इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और सेकेंड आपके पास है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस 1 एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो आपने इन दोनों को प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है state Pascal's law and describe construction and working of a hydraulic lift with the help of diagram। इसमें आपने डायग्राम की मदद से भी बताना है, ठीक है। पास्कल लॉ को एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, फिर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है हाइड्रोलिक मशीन की, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक तो आपके पास पहला है जो आपको लाजमी एग्जाम में देखने को मिलेगा, और एक ये भी है, ठीक है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ विद इट्स हेल्प, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, राइट इट्स वन एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है which variables describe completely behavior of a gas on the basis of kinetic molecular theory, explain any one of them, ठीक है। तो इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके पास समझे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक तो फर्स्ट आपके पास है जो आपको 100% आएगा, और एक ये आपके पास है जो कि 100% आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा देख तो लें ये है क्या। तो देखें, डिफाइन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, आपने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है और काइनेटिक एनर्जी की। आल्सो ड्राइव देयर इक्वेशंस, फिर आपने इनकी इक्वेशंस को ड्राइव करना है। पहला आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, सेकंड आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो देखें, या तो ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है या लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन मे बी पॉसिबल है ये आपके पास लॉन्ग के अंदर आए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग का, ठीक है। तो देखें, लॉन्ग के अंदर या तो ये आपको दोनों कह सकते कि भाई इन दोनों की दोनों आप इक्वेशंस को ड्राइव करके बताएं, ठीक है, या फिर आपको किसी एक इक्वेशन को कह सकते हैं, बट आपने दोनों की तैयारी करके जानी है। तो देखिए, अब आपके पास जो 2024 है उसके अंदर आपके पास आया था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अब की दफा आपके पास ज्यादा चांसेस है कि काइनेटिक एनर्जी आ जाए, ठीक है, साथ में उसकी इक्वेशन ड्राइव करने को आ जाए। लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो दोनों इक्वेशंस को दे दे इकट्ठे, लेकिन आपने तैयारी दोनों की करनी है। तो आपके पास ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डन करिए इसको भी जल्दी से और तैयारी शुरू कर दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आल्सो एक्सप्लेन एनी 5 रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो इसकी भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके पास है एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपके पास है लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बात बताऊं, लेकिन लास्ट चैप्टर के अंदर जो आपके नॉर्मली क्वेश्चंस आते थे ना, अब उनको रिड्यूस कर दिया गया है। आपके पास ना वो एवापोरेशन वाले आते थे या फिर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आता था, तो अब की दफा उस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला आपको क्वेश्चंस दे दे, लेकिन जो मैंने आपको दो बताए तो दो तो आपके कंफर्म हो गए 100%, ठीक है, कि आएंगे। बाकी दो के लिए आप इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस की तैयारी कर ली तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।